अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। सी लैंग्वेज कोर्स के पार्ट 9 में आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इस सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये है कि सी प्रोग्राम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनका मकसद क्या है। इन चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखते हैं। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट स्ट्रक्चर। कि जो फॉर्मेट होता है सी प्रोग्राम को लिखने का, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा है हमारे पास मेन फंक्शन और तीसरा है प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स। इन सब पार्ट्स को हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम सी प्रोग्राम में लिखे हुए एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो हम पिछली वीडियोज में इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसकी मदद से हमने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया था। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसकी मदद से हम हेडर फाइल्स को या लाइब्रेरी फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। और हम इस पे बात कर चुके हैं कि जैसी लाइब्रेरी फाइल होती है जिनमें कुछ बिल्ट इन प्रोग्राम मौजूद होते हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन है हमारे पास प्रोग्राम की, वो है वाइड मेन। ये मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को हम इंशाल्लाह डिटेल से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लें कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंट्री पॉइंट है। मेन फंक्शन के बाद हमारे पास प्रोग्राम पार्टी होती है, जहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस में डिफरेंट स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं ताकि आप कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा सकें। ये हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम था जहाँ पे हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखा है। अब हम इन डिफरेंट पार्ट्स को बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। हमारे पास जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो वाइड मेन से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे ऊपर जो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हैश साइन से स्टार्ट हो रही है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इनको हम प्रोग्राम में शामिल ही इसलिए करते हैं ताकि जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमारे पास इस प्रोग्राम में ये प्रिंट एफ फंक्शन है, जिसकी मदद से हम हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये असल में stdio.h हेडर फाइल में मौजूद है। जब तक हम इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे तब तक हम इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है। इसके बाद दूसरे पॉइंट को देखते हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज्ड इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी मदद से हम डिफरेंट जो हेडर फाइल फर्दर हमारे पास यहाँ पे stdio.h जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी रहता है, जैसे math.h है, जिसकी वजह से हम मैथ के जो डिफरेंट फंक्शन हैं उनको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोसेस करता है। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ है। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से हम डिफरेंट जो हेडर फाइल हैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिस्कस करने के बाद हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास दो मेन इसकी टाइप्स है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। सबसे पहले इंक्लूड प्री प्रोसेसर को देखते हैं। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल द प्रोग्राम टू एक्सेस द लाइब्रेरी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखी है कि जहाँ पे जो हमारे पास इंस्ट्रक्चर है जो कि लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइब्रेरी के साथ इस प्रोग्राम को लिंक करती है, इसको हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर का नाम देते हैं। ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल्स। हर लाइब्रेरी में डिफरेंट हेडर फाइल्स होती है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है उसका मकसद ये होता है कि वो डिफरेंट जो हेडर फाइल्स हैं उनको आपके प्रोग्राम के साथ लिंक कर सके ताकि उन हेडर फाइल में जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर का सिंटैक्स देखते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर के सिंटैक्स पे बात करें तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन है वो हैश साइन से स्टार्ट होती है। हैश साइन के बाद इंक्लूड कीवर्ड आता है। इंक्लूड कीवर्ड के बाद स्टैंडर्ड जो हेडर फाइल्स हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है, और ये वो हेडर फाइल होती है जो कि आईडी के साथ बिल्ट इन मौजूद होती है। हम यहाँ पे डेफ सी प्लस प्लस में जो हेडर फाइल मौजूद हैं उनको ज़रा विजिट करते हैं। डेफ सी प्लस प्लस में जो हेडर फाइल्स को विजिट करने के लिए सबसे पहले हम डेफ सी प्लस प्लस आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे डेफ सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद
हेडर फाइल को देखने के लिए आप सबसे पहले min GW64 इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके बाद x86 64 इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इंक्लूड पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हेडर फाइल्स आ जाएंगी जिनको आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप में देख सकते हैं ये हेडर फाइल है, इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है और यहाँ पे इन फाइल्स के नाम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इस्तेमाल की है इसका नाम stdio.h है। तो यहाँ पे stdio.h ये हेडर फाइल यहाँ पे मौजूद है और इस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड प्रीप्रोसेस के लिए ऐड करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हेडर फाइल मौजूद है जिनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा सेलेक्ट की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हमने फोल्डर में डिफरेंट हेडर फाइल्स को देखा है जो कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, उनमें से अगर आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं तो उनके लिए आप ये सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम stdio.h को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने प्रोग्राम में हम #include उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। एंगल ब्रैकेट्स में stdio.h को लिखेंगे तो ये जो हेडर फाइल होगी वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगी। इसी तरह आप math.h को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स भी सेम वैसे ही है कि आप हैश साइन को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लेस देन सिंबल कहते हैं। उसके बाद आप हेडर फाइल का नाम लिखेंगे और हेडर फाइल की एक्सटेंशन को डिफाइन करेंगे जो कि है .h और ग्रेटर देन साइन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप इंक्लूड प्रीप्रोसेस को इस्तेमाल करके डिफरेंट जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं उनको अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हम डिफाइन प्रीप्रोसेसर की बात करते हैं। द डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ये जो डिफाइन डायरेक्टिव है वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के इस्तेमाल करती है। इट स्टार्ट्स विद द सिंबल हैश और ये भी एक और प्रीप्रोसेसर की तरह हैश सिंबल से ही स्टार्ट होती है। डिफाइन प्रोसेसर के सिंटैक्स पे बात करें तो यहाँ पे हैश, डिफाइन, आइडेंटिफायर और वैल्यू। सबसे पहले हैश साइन लिखेंगे, उसके बाद डिफाइन कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद आप आइडेंटिफायर लिखेंगे। आइडेंटिफायर कांस्टेंट का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पाई लिखते हैं और आगे उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि पाई की वैल्यू 3.141593 होती है तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं। अब ये जो हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी और किसी भी मिकदार को कांस्टेंट बनाने के लिए हम डिफाइन प्रीप्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूड प्रीप्रोसेसर और डिफाइन प्रीप्रोसेसर के बाद हम हेडर फाइल को डिस्कस करते हैं कि हेडर फाइल क्या चीज़ है। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये जो हेडर फाइल होती हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन मौजूद होती हैं जिनकी वजह से आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर हेडर फाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद होती हैं जिनको आप डिफरेंट पर्पज के लिए अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। अगर आप हेडर फाइल में जो डिफरेंट फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे, उसको लिंक करेंगे प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू, जो कि आपने देखे अभी कि इंक्लूड प्रीप्रोसेसर के थ्रू हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आप किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड प्रीप्रोसेसर के जरिए अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि जो हेडर फाइल होती है एक्सटेंशन .h होती है और एक्सटेंशन आपको पता है कि ये फाइल की टाइप को डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन .c होगी। इसी तरह हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h। द हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। जैसा कि अभी हमने देखा है हेडर फाइल होती है इंक्लूड सब डायरेक्टरी में मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये .c++ के इंक्लूड सब डायरेक्टरी में डिफरेंट हेडर फाइल्स मौजूद है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। ये जो हेडर फाइल होंगी उनके नाम को हम एंगल ब्रैकेट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया stdio.h, इसके अलावा math.h। सिंटैक्स पर बात करें तो हेडर फाइल के प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आप हैश साइन टाइप करेंगे, उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद आप एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आप हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं stdio.h, इसके अलावा math.h। ये हेडर फाइल्स हैं और ये हैश इंक्लूड ये क्या चीज़ है, ये इंक्लूड प्रीप्रोसेसर है। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आप हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, लिंक करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ।
तो अभी तक हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या चीज़ है जी? ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है। मेन फंक्शन क्या चीज़ है जी? द मेन फंक्शन इज अ प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। मेन फंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन से ऊपर हेडर फाइल्स होती हैं जिनमें बिल्ट इन फंक्शन इंक्लूड होती हैं। आपका जो असल प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। When the program is executed, the control enters main function. जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस वक्त जो कंट्रोल होता है वो आपके मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। आप ये समझ सकते हैं कि आपके प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन ही है। मेन फंक्शन से ही आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखी जाती हैं। मेन फंक्शन का सिंटैक्स आप देख सकते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास वाइड कीवर्ड लिखा हुआ है। वाइड कीवर्ड का क्या मतलब है जी? वाइड कीवर्ड एक रिटर्न टाइप है। हर एक फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो जहाँ पे अभी हमारे पास मेन फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, मतलब कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। वाइड के बाद मेन कीवर्ड को लिखा जाता है जो कि मेन फंक्शन का नाम है। इसके बाद ब्रैकेट्स में वाइड दोबारा से कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वाइड लिखने का मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कि जहाँ पे मेन फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट वसूल नहीं कर रहा। आर्गुमेंट के बाद हम जब फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है हमारे पास, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखी जाती हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी वो डिफाइन की जाएंगी जिसकी मदद से हमें डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करना हो। तो ये हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स क्या चीजें हैं जी? अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। ये मेन फंक्शन में जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे वो असल में यहाँ पे अभी सी लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन ही होंगी जिनकी वजह से हम डिफरेंट जो टास्क है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। हम जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में ही डिफाइन करेंगे। Computer perform these instructions one by one in the same sequence in which these instructions are written। तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो मेन फंक्शन में इंस्ट्रक्शन होगी वो जिस तरतीब से लिखी होगी, जिस सीक्वेंस में लिखी होगी उसी तरतीब से ही उनको रन किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर लिखी होगी सबसे पहले रन होगी, तो दूसरे नंबर पर लिखी होगी और दूसरे नंबर पर रन होगी। इसी तरह जो आगे स्टेटमेंट है वो रन होती है। Each instruction in C is terminated with semicolon के हाथ जो स्टेटमेंट होगी वो सेमीकॉलन से एंड होगी। इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है जिसमें #include stdio.h ये इंक्लूड प्री प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने stdio.h हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक की है। वाइड मेन, वाइड रिटर्न टाइप है जो कि मेन फंक्शन की है और मेन हमारे पास फंक्शन का नाम है। इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है जहाँ पे एंड हो रही है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम स्टेटमेंट है जिसमें हमने प्रिंटफ फंक्शन को इस्तेमाल किया है और ये प्रिंटफ फंक्शन इस stdio.h हेडर फाइल में मौजूद है। और इस फंक्शन का मकसद क्या है कि ये स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट कराता है। इस प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा रहे हैं। और स्टेटमेंट के एंड पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे सेमीकॉलन इस्तेमाल किया गया है। अगर हम सेमीकॉलन का इस्तेमाल नहीं करें तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस कर देगा। सी लैंग्वेज की हर इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट के बाद सेमीकॉलन लाजमी आपने एंटर करना होगा। तो ये हमारे पास सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट था जिसको प्रोग्राम लिखते हुए आपने ध्यान में रखना है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा या काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। इनमें से अगर किसी में भी आपको मसला कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करता हूँ। तो ये आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।